नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल VNKS हिंदी कहानियां। मेरी जिठानी हर रात ससुर जी को मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाजें आती। एक दिन मैंने जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को ना बताना और आज मेरी जगह तुम मसाज करने जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे तो जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम सलीमा है। मैं इस दुनिया के सबसे अलग खानदान में ब्याह कर चली गई थी। जी हाँ, यही कहना मुनासिब था, क्योंकि वहां काम ही ऐसे होते थे कि मेरी तो समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और एक ससुर ही थे। जेठ बाहर के शहर में रहते थे, उन्हें शादी में भी नहीं देखा था। दरअसल वो आए ही नहीं थे। मेरे शौहर का नाम कासिम था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी, यानी लव मैरिज, और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरे शौहर बहुत कमजोर और बीमार से नजर आते थे। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून के साथ हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे शौहर को कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, इसको निकाह करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी इसके कजन से करवा देंगे। मेरे शौहर ने बहुत हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम पर आज से इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तब हुई जब कासिम के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए और वलीमा भी हुआ। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। कहते थे कि मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे बहुत तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे शौहर दिन रात मेहनत करने लगे, क्योंकि अब हमें पैसों की जरूरत थी। वो सुबह जाते तो रात को ही वापस आते। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही रहते थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब सा देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक प्याली थी। मैं ये मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर मैं वहां खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाजा गलती से बंद हो गया होगा। वो शायद अभी वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आई। 15 से 20 मिनट गुजर गए, वो तब भी वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरे शौहर आ गए। मैंने उनके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपनी कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। खैर, मैं चौकीदार बनकर तो नहीं बैठ सकती थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके काफी जल्दी में नजर आ रही थी। जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो वो तेल लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी, क्योंकि मेरे शौहर देर से आते थे। दरवाजा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान
जरूरत से ज्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू कर देती थीं। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से मेरी जेठानी की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन मैंने बाकायदा आवाज सुनी और अब तो मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वो कुछ ठीक नहीं था। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगी कि तभी लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई। लगता है कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने शौहर से बात करूं, लेकिन उनको ये सब कुछ नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से ही बात करने के बारे में सोचा। अगले दिन वो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाजा बंद कर दिया। वो हैरान रह गई। उसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी, उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों पर तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा, चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? और तुम तो अंदर जाकर ही बैठ गई थी। मैं 2-3 दफा चक्कर लगाकर आई तो मैंने देखा कि तुम कमरे में थी ही नहीं। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, बाथरूम में थी, इसलिए तुम्हें मैं नजर नहीं आई होंगी। मेरी तबीयत खराब थी। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? तो वो झुंझलाकर बोली, क्यों? तुम इतनी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? छोड़ो ये सब। आज बहुत ज्यादा गर्मी है और तुम हो कि इतने सारे सवाल कर रही हो। उसने बात का रुख दूसरी तरफ कर दिया, लेकिन मुझे अंदाजा लगाना था और वो मैंने लगा लिया। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसे हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली, पागल तो नहीं हो गई है? जाहिर है वहां पर क्या हो रहा होगा, तुझे पता करना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। चुप चुप रहती थी और बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। एक तरफ कहती थी कि मुझे गर्मी लग रही है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे कपड़े पहनती थी, तब उसको गर्मी नहीं लगती थी। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उनसे बातों बातों में मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शौहर भी शादी से पहले बाहर के मुल्क जाना चाहते थे, लेकिन उनके बाप ने उन्हें जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे शौहर बाहर नहीं गए हैं, अच्छा ही है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी तो शौहर बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा, नहीं तो उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, तैयार भी होती हैं, हाथों में चूड़ियां भी पहनती हैं। तो वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो उसे बड़ा ही उदास देखा है, वैसे है बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा, हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में शौहर पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसे दिखाएगा? लेकिन उसका दिल तो करता होगा कि वो तैयार हो, ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तो तैयार होना चाहिए, सिर्फ शौहर के लिए औरत क्यों तैयार हो? वो अपने लिए भी तो तैयार हो सकती हैं, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उन्हें खुशी मिल सके। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका शौहर बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लिया जाता था, ना मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने शौहर से फोन पर बात करते हुए नहीं देखा। अगर शौहर बाहर था तो फोन तो करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर ये भी नहीं कहते थे
कि उनका बेटा बाहर है। एक दफा हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया है और ये सारा कुछ उसी का ही है। साथ ही वो खांसने लगे। मैंने कहा, आपका एक और बेटा भी तो है। कहने लगे, हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझसे। लेकिन बाप थोड़ी ना औलाद को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब हैरान हो गए कि वो कैसे भूल गए। मेरे शौहर ने भी अजीब सा चेहरा बना दिया और जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। लेकिन मेरी जेठानी का वही रूटीन था। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी, ससुर जी की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें ना दबा दूं उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वो सो जाते हैं तो ये वापस क्यों नहीं आती? कमरे के अंदर ही क्यों रहती है? क्या सारी रात टांगे ही दबाती रहती है? इसके साथ मेरे ससुर का कोई रिश्ता भी नहीं था कि वो उसके चाचू होते या मामू होते। उन्होंने इस बहू को अपने खानदान से नहीं लिया था। ये खानदान से बाहर की लड़की थी। फिर कितनी अजीब बात थी कि ससुर के कमरे में चली जाती है उनकी टांगों की मालिश करने, उनका मसाज करती है, फिर वहीं पर सो भी जाती है। इसका वहां क्या काम था? और वो आवाजें, उनके बारे में सोचकर तो मेरा दिमाग वैसे ही घूम जाता है, जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। और वो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया। वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, आप तो मां बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में ये सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी ये बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नजर लग जाती है और अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। मैंने कहा कि मेरे शौहर ने भी नहीं बताया, कभी ससुर जी ने भी कोई जिक्र नहीं किया। क्या उन लोगों को भी नहीं पता? मेरी जिठानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने कहा, हाँ पता है, उनको याद नहीं रहा होगा। ये किस तरह की बातें थीं? इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है? और मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले खुले कपड़े पहना करती थी। पर अब उसे देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरा जेठ आया होगा। लेकिन फिर भी कोई इस घर में उसका नाम क्यों नहीं लेता? क्या उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी थी, या ये उनको पसंद नहीं करते थे? इस घर में आए हुए मुझे 2 महीने होने वाले थे और मैंने ये देखा कि वो भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कभी कोई मनी ऑर्डर, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर फिर भी उसको अपनी टांगे दबवाने के लिए बुला लेते हैं, अपनी टांगों पर उससे मसाज करवाते हैं, वो भी रोज की बुनियाद पर। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की जरूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है। ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने का दिल करता होगा। ये बात सुनकर जेठानी के हलक में जो खाना था वो वहीं का वहीं अटक गया और ससुर ने भी उसको बड़े हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरा शौहर ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है? मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी ने मुंह भरकर झूठ बोल दिया, मुझे सबके सामने झूठा ठहरा दिया, जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो उम्मीद से है और अगर उसका शौहर नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका था? मेरे ससुर ने भी कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। अब तो तुम लोगों की तरफ ही देखते हैं। जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो हमें।
तो इस घर में भी रौनक लग जाए। मेरे ससुर ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा, तुम्हारी मम्मी के घर तुम्हें छोड़ के आना था, आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं तो भूल ही गया, तुम भी याद नहीं करवाती। अब इसका पति घर पे नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी पड़ती है। जब ये कहती है कि इसे मायके छोड़कर आना है तो मैं ही छोड़कर आता हूँ। मेरे ससुर मुझे सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, इसके अब्बू के साथ मेरी काफी दोस्ती भी है, वहां पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो अच्छी तरह से मुझे देख रही थी, जैसे मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे ससुर अचानक से उसे लेकर वहां से चले गए, जबकि इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे कि आज ही लेकर जाना है। वो चले गए तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुमको किसने ये सब कह दिया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। मैंने कहा, मैंने देखा था, उनका पेट इतना ही बड़ा हुआ था। मेरे पति हंसने लगे कि उनका पेट खाने से बढ़ा है और तुम समझ रही हो कि वो प्रेग्नेंट है। मेरा भाई 2 साल से वापस नहीं आया है तो बच्चा कहाँ से आ गया। मैंने अपने शौहर को कुछ नहीं कहा और बहस भी नहीं की, पर बात साफ थी और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी जेठानी पेट से थी और उसका 7वां महीना चल रहा था। लेकिन वो ये बात छुपा क्यों रही थी, और अगर छुपा रही थी तो कब तक छुपाती। क्या उसने बच्चा पैदा नहीं करना था। मेरे ससुर जेठानी को उसके मैके वालों से मिलवाकर घर वापस ले आए। जेठानी को देखकर मैं फिर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था, जैसे कोई जख्म हो। मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। तो कहने लगी, वापसी पर रिक्शे से गिर गई और मेरा मुंह जमीन पर लग गया। मैं हैरान रह गई। मेरी जेठानी की आंखों को देखकर लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो अपने कमरे में चली गई और उसने खाना भी नहीं खाया। अगर वो रिक्शे से गिरी भी थी और उसका मुंह जमीन पर लगा था, तो फिर उसके बच्चे को कोई नुकसान कैसे नहीं पहुंचा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मारा है। आज रात भी जब वो मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कमरे में जाने से पहले उसने आंसू साफ कर दिए। इस बेचारी के साथ यहाँ कोई ना कोई जुल्म तो हो रहा था और यहाँ पर ये खुद ही सब कुछ कर रही थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो तुम। मैं अंधी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने नकली पेट नहीं लगा रखा है और तुम इतना खाती भी नहीं हो कि तुम मोटी हो जाओ। तुम्हारी कोख में किसका बच्चा है? तुम्हारा शौहर नहीं आया तो फिर ये बच्चा किसका है? मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं आती हो तुम कमरे से बाहर निकल के? जब तेल लगा लिया तो वापस भी आ जाया करो। वहां सोने की क्या जरूरत है? और कौन सा उनकी टांगों में दर्द रहता है जो रोज तुमने तेल से मसाज करना होता है? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे जग में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मुझे पता है कि एक औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती है। तुम्हारा पति 2 साल से बाहर के मुल्क में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी इज्जत का सौदा कर दो। और उस बच्चे का क्या कसूर है? ये इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम इसको इस दुनिया में लेकर नहीं आओगी? कब तक छुपाओगी तुम ये सब? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे शौहर का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम मेरे ससुर के कमरे में जाओ। उनको तेल से मालिश करना, फिर देख लेना कि वहां पर क्या होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, देखती हूं कि आखिर होता क्या है। उसने कहा कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट ऑफ की होती है और तुम्हें वो इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो। तुम आराम से लगा देना, उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखती हूं अंदर क्या है।
मुझे पता था कि औरत की गलती नहीं होती है, औरत जीत कर भी हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे गलती जेठानी की लग रही थी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो फिर किसी को बताती क्यों नहीं थी? अगर मेरे ससुर उस पर जबरदस्ती कर रहे थे तो फिर वो ये बर्दाश्त क्यों कर रही थी? अपने शौहर से बात क्यों नहीं करती थी? वो मेरे शौहर को भी बता सकती थी, और किसी को नहीं तो कम से कम मुझे तो बता ही सकती थी। मैं उसकी मदद करती। जिस किस्म की आवाज मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर भी शक हो रहा था। मेरा शौहर तो वैसे ही देर से आता है और मेरे ससुर 9 बजे ही सो जाते थे। इसलिए मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि जाओ, आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले से ही ऑफ थी। मैंने हाथ में तेल का प्याला पकड़ा और अंदर दाखिल हो गई। मेरी जेठानी ने कहा, अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर देना और कोई बात पूछे तो आगे से सिर्फ हूं हाँ ही करना। मुझे डरने की क्या जरूरत थी? ये तो मेरा ससुर था। अगर पता चल भी जाता तो मैं फौरन बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर ही खड़ी थी, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। बैठो मेरे पास, खड़ी क्यों हो? क्या हो गया है? नाराज हो मुझसे? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी बीवी से बात करता है। मुझे तो वहां 2 मिनट ही हुए थे कि मैं फौरन वहां से बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरान होकर देखा। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपने ससुर के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा, ये मेरे ससुर नहीं, मेरे शौहर हैं और मेरी शादी हुई है। तुमने जो आवाज़ सुनी वो इस वजह से है। ऐसी हालत में टांगे दबाकर मैं बुरी तरह से थक जाती थी, इसीलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ें आने लग जाती थी। ये इंसान अच्छा नहीं है, मुझ पर जुल्म करता है, मुझे अपना गुलाम समझता है क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर भी ये मेरा शौहर है, ये बच्चा भी इसी का है। उसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो ये मुझे गांव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि ये बच्चा गोद लिया है। तुम्हारे शौहर ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें ये बात पता ना चले, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। ये बात किसी को भी नहीं पता है। जो औरत इस घर में आई थी वो तो मेरे शौहर की बहन थी, इसलिए वो भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि आप पेट से हैं तो मेरे शौहर ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे चेहरे पर जख्म लगा हुआ था। सारे रास्ते उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। ये खानदान भी बड़ा ही अजीब है। यहाँ पर बहुत सारे राज हैं, जिनमें से मैं भी एक राज हूँ। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें ये बात शायद इसलिए नहीं बताई कि तुम अजीब अजीब ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने शौहर को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है और तुम खामोश रहना। मेरे शौहर खुद ही तुम लोगों को ये सब बातें बता देंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी जासूसी मत करना, मेरे मामले में बोलकर मेरे लिए मसले मत खड़े करना। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपनी जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें यकीन हो जाए। मैंने अपनी जेठानी से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा था। उसके बाद मैंने अपने शौहर को ये बात बता दी। वो भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा कि पहले ही तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं किस किस्म के लोगों में आ गई हूँ। मेरे बाबा ने इस लड़की से मोहब्बत की शादी की है, इसीलिए तो वो हमारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं थे। तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो और मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारो। और फिर मैंने ऐसा ही किया। ससुर जी के यहाँ बेटी पैदा हुई तो फिर उनके अंदर भी थोड़ी सी शर्म आ गई, क्योंकि पहले उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वो अच्छे तरीके से रहते हैं और अपनी बीवी का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
वो लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में। यहाँ तक कि पोर्शन और चूल्हा भी अलग अलग हो गया है और अब तो हमारा उनसे बिल्कुल ही वास्ता ख़त्म हो चुका है। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए मेहनत करते हैं। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है।